2 जनवरी 2026 वेव का चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। वेव के चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको क्लास पढ़ाते वक्त मैं टॉपिकल पहले कराता हूँ और उन टॉपिक्स को कवर करके फिर हम कंप्लीट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो उन टॉपिक्स की तरफ जाने के लिए ऑब्वियसली पहले मुझे कुछ बेसिक डेफिनेशन समझाना होंगी जो इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक स्ट्रिंग है। बेटा माइक्रोफोन बंद कर लीजिए प्लीज। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही। मैं दोबारा इसको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये बेटा मैंने स्क्रीन बंद की और फिर मैंने स्क्रीन शेयरिंग दोबारा कर ली। अब बताइए बेटा, स्क्रीन आ गई क्या? अच्छा जी। अच्छा, वर्दा के नाम से ये रक्षिंदा है क्लास में? ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम शुरू कर रहे हैं वेव का टॉपिक। देखिए, ये एक मेटल बॉब है जिसको मैंने स्ट्रिंग से धागे से बांध के हैंग कर दिया है। और इस वक्त ये जिस जगह पर है, इस जगह को मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ मीन पोजीशन, इट इज़ अ इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो राइट नाउ बॉब सेंटर पे है। अगर मैं इस मेटल के बॉब को कुछ डिस्प्लेस कर दूं एक तरफ और वहां से इसको रिलीज कर दूं, तो जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ऑब्वियसली ये मीन पोजीशन के दोनों तरफ आगे पीछे मूव करने लगेगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करे, किसी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मूव करना अराउंड मीन पोजीशन, अराउंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, it is called vibratory motion, it is called oscillatory motion। इस वाइब्रेटरी मोशन में सर मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन नंबर 1 से एक्सट्रीम पोजीशन नंबर 2 तक जाए और जाकर वापस आ जाए, तो इस तरह जाने को और वापस आने को हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। और इस वन ऑसिलेशन में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ होता है, तो ये आज की क्लास का पहला फॉर्मूला है जो कि पास पेपर के क्वेश्चन में भी दिखा दूंगा। इट इज इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड। क्या मतलब? आप देखिए, ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन नंबर 1 पर है, यहां से मीन तक आना 1 एम्पलीट्यूड, दूसरे एक्सट्रीम तक जाना 2 एम्पलीट्यूड, वापस आना 3 एम्पलीट्यूड और रिटर्न अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना, इट इज इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड। तो ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन द ऑब्जेक्ट covers total distance, it is equal to 4 times amplitude। ये फॉर्मूला है जो कि आपको पास पेपर के क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। सर, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में डिस्टेंस 4 एम्पलीट्यूड के बराबर होता है और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। और इस कैपिटल टी में टोटल डिस्टेंस जो कवर होता है, इट इज इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड। और वन कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम इट इज कॉल्ड टोटल टाइम पीरियड। और पूरी फिजिक्स में इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो यू शुड नो अबाउट टाइम पीरियड। और एक और टर्म पढ़ लीजिए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सर, सम टाइम ऑब्जेक्ट इतना फास्ट मूव कर रहा होता है, इतना फास्ट मूव कर रहा होता है कि वो बहुत सारी ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेता है ड्यूरिंग 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन
नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में जितनी मर्तबा वाइब्रेशन कर लेगा, इट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। लेकिन अगर आप सिर्फ एक वाइब्रेशन स्टडी कर रहे हो तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन की जगह वन आ जाएगा, और वन वाइब्रेशन का टाइम सर कैपिटल टी हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो सर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है वन अपॉन कैपिटल टी, वन अपॉन कैपिटल टी मीन्स टाइम पीरियड। ठीक है जनाब। फिर सर एक और फॉर्मूला हम आईजीसीएसई में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज वी इक्वल टू एफ लेमडा। और लेमडा का क्या मतलब है, तो आप सब समझते हैं कि लेमडा इज द वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ वेव जो होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। तो ये चीज़ भी फॉर्मूला है आज की क्लास का। फॉर्मूला नंबर वन, वन ऑसिलेशन का डिस्टेंस, फोर एम्पलीट्यूड। फॉर्मूला नंबर टू, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड रेसिप्रोकल। फॉर्मूला नंबर थ्री, स्पीड ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट। सवाल, सर ये वेव होती क्या है, पहले ये तो बताएं। तो ज़रा वेव के बारे में पढ़ते हैं। वेव की डेफिनेशन, भाई वेव की डेफिनेशन यूँ है कि ये एक रस्सी है, इस रस्सी को मैंने एक सपोर्ट से बांध दिया, इस रस्सी का फ्री एंड मेरे हाथ में है, और मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे जोर से ऑसिलेशन करा रहा हूं। जब मेरा हाथ ऊपर नीचे ऑसिलेशन करता है तो मेरे हाथ की काइनेटिक एनर्जी एंटर हो जाती है इस रस्सी में। जब इस रस्सी में एंटर होती है, इस रस्सी को मैं इस टॉपिक में बोलूंगा मीडियम। तो जब मीडियम में मेरे हाथ की एनर्जी एंटर होती है तो मुझे मीडियम इस तरह वाइब्रेट करता हुआ नजर आता है। इस डायग्राम में अगर आप गौर कीजिए तो सर अगर मैं इन डॉट्स को सिर्फ एक्सप्लेन करूं, सिर्फ डॉट्स को, तो आप देखिएगा ये डॉट ऊपर चला गया, सर ये डॉट नीचे चला गया, सर ये डॉट ऊपर चला गया, ये डॉट नीचे चला गया। अच्छा, डॉट की सेंट्रल पोजीशन, सर ये मीन पोजीशन है। ये वाली जगह सर एक्सट्रीम पोजीशन है। सर इन दोनों के बिटवीन का गैप, इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस, सर ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, अच्छा ये वाला डिस्टेंस क्या है, अरे सर ये वाला डिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक्सट्रीम थोड़ा ही है, ये एक्सट्रीम थोड़ा ही है, ये तो कोई भी पोजीशन हो सकती है। सर ये एक्सट्रीम थोड़ा ही है, कोई भी पोजीशन हो सकती है। तो किसी भी पोजीशन का सर मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है ना, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम। और वैसे डिस्प्लेसमेंट खाली डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या मतलब, जरा देखिएगा इसी पेंडुलम के बॉब को। सर ये पेंडुलम का बॉब किसी टाइम पर यहाँ होगा, किसी टाइम पर यहाँ होगा, किसी टाइम पर यहाँ होगा। तो बॉब की पोजीशन हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। ठीक है जनाब। यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। डिस्प्लेसमेंट कोई सा भी डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन जब ये डिस्टेंस मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तो इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, सर डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू एनी पोजीशन। इसको मैं बोल रहा हूँ एनी पोजीशन। सर एनी पोजीशन से मीन पोजीशन तक का डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड जस्ट डिस्प्लेसमेंट। बट व्हेन यू मेजर मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन,
तो एक्सट्रीम पोजीशन से एम्पलीट्यूड है, और एनी पोजीशन से, ये एनी पोजीशन है सर, ये एनी पोजीशन है सर, ये एनी पोजीशन है, तो एनी पोजीशन से डिस्टेंस इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी जगह से डिस्टेंस हो सकता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बात हो रही थी वेव की क्या डेफिनेशन है, तो बेटा जरा वेव की डेफिनेशन मेरी वर्डिंग में लिखिएगा कि व्हेन एनर्जी एंटर्स इनटू अ मीडियम, इस एग्जाम्पल में मीडियम स्ट्रिंग है, व्हेन एनर्जी एंटर्स इनटू अ मीडियम देन पार्टिकल्स बिगिंस टू वाइब्रेट। आप देख लीजिए, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट करने का मतलब जो पार्टिकल अभी ऊपर है ना, थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा, जो नीचे है ना वो थोड़ी देर में ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। जब एनर्जी मीडियम में एंटर होती है तो पार्टिकल बिगिंस टू वाइब्रेट, एंड एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू मीडियम। वाइब्रेशन हो रही है और इस वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू मीडियम, एनर्जी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एंड एनर्जी का ट्रांसफर होना इट इज कॉल्ड वेव। जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है या एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है, तो एनर्जी का ट्रैवल करना, एनर्जी का ट्रैवल करना इट इज कॉल्ड वेव। तो कभी भी वेव होगी ना, तो वेव में मीडियम के अंदर एनर्जी की ट्रैवलिंग हो रही होगी, मीडियम में एनर्जी की ट्रैवलिंग हो रही होगी, और उस एनर्जी की ट्रैवलिंग की वजह से आप देखिएगा कि मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो पूरी बात ये बनी कि जब एनर्जी सर किसी मीडियम में एंटर होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, और वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रैवलिंग करने लगती है, एनर्जी का ट्रैवल करना इट इज कॉल्ड वेव। अब वेव की आपने आईजीसीएसई में दो टाइप्स पढ़ी हुई हैं, एक टाइप पढ़ी हुई है ट्रांसवर्स, और एक टाइप पढ़ी हुई है लॉन्गिट्यूजनल। और ए लेवल्स में भी भाई वो डेफिनेशन पूछता है कि बताइए ट्रांसवर्स क्या होती है। तो ट्रांसवर्स में सर पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और सर लॉन्गिट्यूजनल में पार्टिकल्स सर वेव के पैरेलल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। पैरेलल परपेंडिकुलर का मतलब देखिए सर, ये वेव ऐसी भाग रही है, एनर्जी इधर भाग रही है, एनर्जी हॉरिजेंटल भाग रही है, तो आप देखिए पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। जब परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रही हो तो इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव में इसे क्रेस्ट कहते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, इसे ट्रफ कहते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि वेवलेंथ क्या होती है, तो बच्चों वाली डेफिनेशन होती है सर, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस इट इज वन वेवलेंथ, ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस इट इज वन वेवलेंथ। पर सबसे अच्छी डेफिनेशन होती है लेंथ ऑफ वन साइकिल, लेंथ ऑफ वन साइकिल ए से बी तक, दिस इज वन साइकिल। बेटा नोट कीजिएगा सबसे अच्छी डेफिनेशन, लेंथ ऑफ वन साइकिल इट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन साइकिल इट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आपको पता है सर मेरी आदत है कि जब तक पास पेपर के क्वेश्चन ना देख लें तो हमें तसल्ली नहीं होती कि आज की क्लास में क्या पढ़ाया।
तो जितनी बच्चों वाली मैंने बातें पढ़ाई हैं, इन बच्चों वाली बातों को लेकर भी हम कुछ सवाल आपको करा सकते हैं। तो आइए इन बच्चों वाली बातों को लेकर देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। अच्छा बेटा, रीड एंड राइट की बुक का ये यूनिट नंबर 8 है। क्लास कंप्लीट करते ही हम आपको इंशाल्लाह ये शेयर करेंगे। और ज़रा देखिएगा, जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसको सामने रखते हुए कुछ डेफिनेशंस जो आपके पेपर में क्वेश्चन में आई हुई हैं। देखिएगा बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। और इस क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक है जनाब, पेपर है थोड़ा सा पुराना, 2014। और 2014 में आपसे क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और बताइए एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है जनाब, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो अभी अभी मैंने पढ़ाया है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जनाब, और डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से लेकर, उसको मीन पोजीशन भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें, ठीक है। मीन पोजीशन से लेकर, मीन पोजीशन से लेकर, ठीक है जनाब, किसी भी पोजीशन तक का डिस्टेंस, ठीक है जनाब, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा बेटा। पहली बात पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन या मिड पॉइंट टू एनी पोजीशन। ठीक है, मिड पॉइंट, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन से एनी पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और एम्पलीट्यूड क्या होता है सर, एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड is the maximum distance between midpoint to extreme position। तो इसमें एक तो मैक्सिमम का लफ्ज आ गया, और मिड पॉइंट से आप एक्सट्रीम पोजीशन तक जाओगे तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर क्वेश्चन में पूछता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो सर फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और अगर वो वेव की फॉर्म में कह रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स कह दें, ठीक, नंबर ऑफ वेव कह दें, नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव पास इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में एक सेकंड में जितनी वेव्स पास करेंगी, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट अबाउट टाइम पीरियड, सर टाइम पीरियड होता है टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। और ये वन ऑसिलेशन जाहिर सी बात है वेव की किसी पार्टिकल की होगी, टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन। ठीक, वन ऑसिलेशन का टाइम, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो आज जो मैंने बिल्कुल ABCD डेफिनेशन पढ़ाई है, उन्हीं को सामने रखते हुए पेपर में दिखा दिया कि भाई पेपर में भी ये सवाल आता है। अलबत्ता अब मैं आप में से किसी बच्चे के साथ सवाल करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या कोई बच्चा मेरे साथ आंसर कर सकता है? वानिया, हम आपसे बात कर सकते हैं? वानिया, वानिया बेटा ये बताइए, ये आपके सामने वेव्स है, इस वेव के अंदर पूछ रहा है बताइए एम्पलीट्यूड कितना है। तो पहले आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, वानिया? जोर से बोलिए। 3, जबरदस्त। अच्छा बेटा, आयला आपसे हम पूछना चाहते हैं व्हाट इज एम्पलीट्यूड। हो सकता है इनका आंसर सही हो और हो सकता है गलत हो। आयला बेटा, व्हाट इज एम्पलीट्यूड?
जी 1.5 सही आंसर है, ठीक है। अच्छा बेटा वानिया, जरा देखो बेटा वानिया, ये है मीन पोजीशन, ठीक है बेटा, ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन में ये एम्पलीट्यूड ऊपर वाला है, ये एम्पलीट्यूड नीचे वाला है, ये एम्पलीट्यूड ऊपर वाला है, ये एम्पलीट्यूड नीचे वाला है। तो एम्पलीट्यूड हाफ लेंथ होगी, आपने फुल लेंथ बना दी। तो आपने 15 में से इस 12 को माइनस किया, 15 माइनस 12 3 मिलीमीटर आ गया। आपने सही सोचा, बट 3 मिलीमीटर बेटा ये वाला डिस्टेंस होगी ना, दिस इज 3 एंड दिस 3 इज नॉट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज 3 अपॉन 2, दैट इज 1.5 मिलीमीटर। वानिया बेटा क्या आपको अपनी मिस्टेक समझ में आई? ठीक है जी। जी बिल्कुल दोबारा समझाएंगे। मैंने यूं कहा कि देखिए ये इसकी ऊपर वाली पोजीशन है जो कि 15 मिलीमीटर की है। सर ये इसकी नीचे वाली पोजीशन है जो कि 12 मिलीमीटर की है। तो पहला काम ये करो कि इस 15 में से 12 को हटा दो। तो 15 माइनस 12 कितना बाकी बचा? 3। तो 3 तो बेटा ये हो गया, दिस इज 3। बट दिस 3 इज नॉट एम्पलीट्यूड। क्यों? एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से डिस्टेंस। तो इस वेव की मीन पोजीशन है बेटा ये वाली होगी ना मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन में ये ऊपर वाला 3 थोड़ी होगा बेटा, 1.5 ऊपर होगा और 1.5 नीचे होगा। तो पहले इन्होंने 15 माइनस 12 दैट इज 3, और 3 को फिर उन्होंने आधा करा, 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे। अब बेटा क्लियर है रक्षिंदा? ठीक है जी। अगला सवाल हम उमर से करना चाहते हैं। उमर आप क्लास में हो? उमर, उमर, उमर अगर हो क्लास में तो जरा मुझे पढ़ के बताओ यार, इस वेव की वेवलेंथ कितनी है? पढ़िए वेवलेंथ कितनी है। मुझे क्या पता, आप फाइनल कर दें फिर मैं यस या नो करता हूँ। आप सही बता रहे हैं, मुझे तो लग रहा है। ठीक है, मैंने आपकी बात, ठीक है ठीक है, मुझे आपकी बात सही लग रही है। उमर ने बताया 25/7। अच्छा अहमद तुम क्या कहते हो, कितनी वेवलेंथ है? अहमद 3.6। ठीक है, दोनों बच्चों का गलत आंसर है। ठीक है, अब जरा गौर से सुनो। यार यहाँ से यहाँ तक 25 है। अब 25 में यहाँ से शुरू करोगे उमर, इट इज़ वन वेवलेंथ, इट इज़ टू वेवलेंथ, इट इज़ थ्री वेवलेंथ, इट इज़ फोर वेवलेंथ, इट इज़ फाइव वेवलेंथ, इट इज़ सिक्स वेवलेंथ। तो इट इज़ 25/6, दैट इज़ 4.2 सेंटीमीटर। उमर भाई समझ में आई है गलती अपनी? और आंसर मीटर में देना है, इसमें लिखा हुआ है मीटर में, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा 4.2 एक्सपोनेंट -2 मीटर। ठीक है बेटा, अहमद आपसे भी गलती हो गई, उमर आपसे भी गलती हो गई, जल्दी से बेटा कॉपी कीजिए। अच्छा जी, वेवलेंथ हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, बहुत आसान मैंने सवाल पूछा और हैरत की बात है कि आप लोगों ने गलत बताया। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हम मौका देते हैं आलियान भाई आपको। आलियान भाई आप बता सकते हैं टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? आइडिया है आपको या मैं समझाऊं? आलियान कोशिश कर सकते हैं, सवाल बहुत आसान है यार। और ये भी मैं आपकी हेल्प कर दूं कि फॉर्मूला लगेगा V = F लैम्डा। V = F लैम्डा। आलियान कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ? बेटा आलियान बताएं, यस या नो कीजिए बेटा। आलियान हमें रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सर स्पीड ऑफ, हाँ बोलो बोले। अच्छा माइक नहीं चल रहा, ठीक है बेटा। स्पीड है 7.5,
स्पीड है बेटा 7.5 और सेंटीमीटर पर सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी होती है सर 1/टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है 1/टाइम पीरियड। वेवलेंथ सर, वेवलेंथ अभी भी हम लोगों ने निकाली है 4.2 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों को हमने सेंटीमीटर में रखा है, सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, वो मेरी कोई हेल्प करे कैलकुलेटर चलाकर। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4.2 डिवाइडेड बाय 7.5। जी कोई बच्चा मेरी हेल्प करे, 4.2 डिवाइडेड बाय 7.5, 0.56 सेकेंड। ओके बेटा। तो v इक्वल टू एफ लेमडा वाला हमने फॉर्मूला लगाया और उसमें से हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अच्छा जी, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में जो एक और बात पूछ रहे हैं, शायद अभी हम ना समझा सके। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द वेव ऑन द सरफेस इज प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। ठीक। बेटा जो हम लोगों ने आईजीसीएसई में वेव पढ़ी है ना, वो आज तक प्रोग्रेसिव है, ठीक है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी वेव क्या होती है तो अभी पूरा तो नहीं समझा सकता, लेकिन एक थोड़ी सी बात समझाऊं, थोड़ी सी। कहते हैं अगर आप रस्सी को सपोर्ट से बांध दें और यहाँ पे लगा दें एक वाइब्रेटर, वाइब्रेटर लगा दें, इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर, जो ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेगा। जब वो ऊपर नीचे ऑसिलेशन करता है ना, तो हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे कि वेव जाएगी और वेव टकरा कर वापस आएगी, और आपको ना इस तरह लूप्स नजर आएंगे। आगे चल के पढ़ाएंगे, अभी पढ़ा नहीं रहा। ये जो लूप्स वाली वेव्स होती है ना, ये स्टेशनरी वेव्स होती हैं। तो अभी बेटा मैं इस क्वेश्चन को निपटाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें लूप्स नहीं बन रहे। और सर जब लूप्स नहीं बन रहे तो दिस इज प्रोग्रेसिव वेव। जब लूप्स बनते हैं तो स्टेशनरी, जब लूप्स नहीं बनते तो दिस इज प्रोग्रेसिव वेव। एक बात हो गई। दूसरी बात, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूजनल तो आप समझते हो। सर ये वेव तो ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूजनल की तो शक्ल ही अलग होती है। तो मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए लास्ट 2 पार्ट्स भी कंप्लीट करा दिए। अच्छा जी, अगले सवाल में है, ये सवाल भी हमारे लिए काम का है। क्वेश्चन ये जरा गौर से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में अहमद, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अहमद आप माइक्रोफोन खोलेंगे? अच्छा बेटा अहमद, क्वेश्चन में एक बात कह रहे हैं कि टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन 0.2 सेकेंड बेटा। तो ये तो बन गया टाइम पीरियड, ठीक है ना। ये तो बन गया टाइम पीरियड। ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं नहीं समझाना चाह रहा। क्या बोल रहा है कि 80 मिलीमीटर क्या चीज है? अहमद सिर्फ मुझे ये बताइए। ये वेवलेंथ है, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, आयला आपके ख्याल में ये 80 मिलीमीटर क्या चीज है? फिर क्या है, अहमद चलें करेक्शन कर लें। वेवलेंथ यार आगे लिखी हुई है अहमद भाई, ये लिखा है वेवलेंथ इतनी है। क्या है ये? 2 मल्टीप्लाई बाय, नहीं ना यार, वो भी नहीं है। अभी अभी 5 मिनट पहले एक बात पढ़ाई है अहमद, या तुम वाली बात मिक्सिंग कर रहे हो। आयला आप आंसर कर सकती हो या मैं समझा दूं, जल्दी से बोले। चलें जी, आपका भी आंसर गलत है, ठीक है। गलत आंसर है, ठीक है। नहीं, अभी अभी पढ़ाया है। अच्छा चलो, तुम में से कोई भी बच्चा बता दे, मैं चले आंसर अब सबकी तरफ उछाल रहा हूँ। किसी बच्चे को समझ में आया हो 80 mm क्या है? और अभी 5 मिनट पहले पढ़ाया है। मेरे ख्याल में कोई भी नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा, अभी जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, तो टॉपिक पढ़ाते वक्त मैंने एक बात पढ़ाई थी, जरा दोबारा रिपीट कर दूं। मैंने यार यूं कहा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा होता है, मतलब वो एक ऑसिलेशन करता है, एक ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन में यहां से यहां तक आता है 1 एम्पलीट्यूड। फिर ये होता है 2 एम्पलीट्यूड, जो अहमद ने भी बोल दिया था। ये होता है 3 एम्पलीट्यूड। ये होता है 4 एम्पलीट्यूड। तो लिखना इस वाली बात को जरा इंग्लिश में कंप्लीटली भाई, कि डिस्टेंस इन
वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का डिस्टेंस होता है 4 एम्पलीट्यूड। 4 एम्पलीट्यूड होता है भाई। अहमद भाई आप करीब पहुंच गए थे, लेकिन आपने थोड़ी मिक्सिंग कर दी बस। ठीक है ना? तो डिस्टेंस इन वन ऑसिलेशन इट इज इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड। ठीक। अब आप बोले सर इस बात को वेव में दिखाए, वेव में कैसे होगा? तो मैं वेव में दिखाने जा रहा हूँ। वेव में दिखाने जा रहा हूँ, जरा सुनो। ए अभी यहाँ पर है, जब ये यहाँ पर आएगा ना तो ये हो जाएगा 1 एम्पलीट्यूड। ऊपर जाएगा सर 2 एम्पलीट्यूड, वापस आएगा 3 एम्पलीट्यूड, और नीचे आएगा 4 एम्पलीट्यूड। तो जब ये कंप्लीट करेगा एक ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन का डिस्टेंस होता है 4 एम्पलीट्यूड। 4 एम्पलीट्यूड, एंड दिस 80 मिलीमीटर इज 4 एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 एम्पलीट्यूड बताओ। 1 एम्पलीट्यूड बताओ। तो सर 80 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी 20 एम्पलीट्यूड। अहमद भाई आपको अपनी मिस्टेक समझ में आ गई अहमद? ठीक है, ठीक है। अब बेटा ये सारे बच्चे ये वाली बात नोट कर लेंगे, वन ऑसिलेशन का टाइम, सॉरी वन ऑसिलेशन की लेंथ 4 एम्पलीट्यूड होती है। और यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वर्डिंग बदल के 2024 के पेपर में भी आया हुआ, यही वाला जो अभी मैंने बताया। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड के बाद आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट स्पीड ऑफ द वेव। अब मैं बच्चों की तरह करना नहीं चाह रहा, खुद से दिमाग लगाएं। कैलकुलेट स्पीड ऑफ द वेव खुद से करें बेटा आप लोग। आप लोग पहले खुद से कर लें, फिर मैं समझा दूंगा। अच्छा जी, आप सारे बच्चे मेरे ख्याल में कर चुके होंगे। ठीक है बेटा, मैंने आपको मौका दिया हुआ है कि आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। सर v इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक। और फ्रीक्वेंसी होती है सर 1/टाइम पीरियड। सर फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। ठीक। लेमडा ऐसी जाने दें अभी। सर वी आर कैलकुलेटिंग स्पीड, सो स्पीड इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज 0.2 सेकेंड। टाइम पीरियड इज 0.2 सेकेंड। वेवलेंथ, सर वेवलेंथ इज 1.5 मीटर। ठीक है बेटा। और जब आपने इन दोनों को किया डिवाइड, तो डिवाइड करके क्या आता है, कोई बच्चा बताए मुझे? 7.5 आ गया। 7.5 आ गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो नेक्स्ट पार्ट समझाना इतना मुश्किल काम है कि मैं क्या बताऊं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट को समझाने के लिए पहले मैं ब्लैंक पेज पे जा रहा हूँ। और ब्लैंक पेज पे जाकर आपको एक रूल सिखाने जा रहा हूँ। जब रूल समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन भी आपको कुछ बेहतर समझ में आ जाएगा। पहले एक रूल समझा दूँ। अच्छा बेटा, क्वेश्चन क्या, जरा क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ड्रॉ द वेव पैटर्न। ड्रॉ द वेव पैटर्न क्या चीज होती है ये भी बताऊंगा। रुक जाए, पहले बराबर वाले पेज पे जाके पूरी सेटिंग बना लूं।
फिर मैं आपको समझाता हूँ। बहुत मुश्किल सवाल है ये वाला, ये जो आखिरी नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ। और ये सिर्फ एक दफा नहीं आया, बार बार कई कई दफा आपको ये क्वेश्चन बार बार नजर आएगा। जरा सुने, ये दरवाजा बंद कर दो मामा। अरे जरा सुने, आपको बेटा एग्जाम में एक वेव देंगे, आपको एक वेव देंगे जो सामने नजर आ रही है। कहेंगे इस वेव को बताएं कि इस वेव की शक्ल 0.05 सेकंड के बाद कैसी होगी। ठीक है, और ये टाइम जो होगा ना, ये हमेशा T/4 होगा। क्या मतलब? आप जरा देखिएगा, अभी अभी हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। उस फर्स्ट पार्ट में देखिएगा टाइम क्या दिया था, पढ़िएगा। सर अभी अभी हम लोगों ने जो ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है, सर उसका टाइम पीरियड था 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड टाइम पीरियड था। ठीक है, टाइम पीरियड था 0.2 सेकेंड। इस 0.2 सेकेंड को, टाइम पीरियड था, 4 से डिवाइड करना। सर अब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ना यही आएगा 0.05। ठीक, तो पहली बात तो ये कि जो मैं आपको रूल सिखाने जा रहा हूँ, सर ये रूल सिर्फ T/4 पे लगता है, और एग्जाम में कभी भी T/4 के अलावा कभी और कुछ देगा भी नहीं। ठीक, सर अगर दे दे तो भाई मैं सिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में आएगा T/4 के अलावा नहीं आएगा सवाल। ठीक है जी, इतनी जिंदगी हो गई पढ़ाते हुए तो हमने देखा हमेशा T/4 पे आता है, T/4 के अलावा नहीं आता। ठीक, लेकिन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जरा सुनिए T/4 में क्या करते हैं। जरा एक रूल लिखिएगा बेटा, रूल लिखिएगा, पहले रूल लिख लीजिए। एवरी पार्टिकल फॉलोज द मोशन ऑफ प्रीसीडिंग पार्टिकल। अच्छा बेटा, जरा जल्दी से पहले रूल नोट कर लें कि हर पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो करता है। इस बात का मतलब क्या, मतलब समझाने जा रहा हूँ, मतलब समझाने जा रहा हूँ, पहले कॉपी कर लो। और इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या रक्षिंदा आप मेरे साथ बात कर सकेंगी? अच्छा बेटा रक्षिंदा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस डायग्राम में ये तो ए है, इसका नाम बेटा मैंने रख दिया जानबूझ के पी, इसका नाम मैंने रख दिया है क्यू, इसका मैंने नाम रख दिया है आर, इसका मैंने नाम रख दिया है एस, काफी सारे नाम रख दिए मैंने। अच्छा जी, और अभी वेव की शायद मैंने डायग्राम सही कॉपी पेस्ट नहीं मारी, उसमें दिखाया था वेव यूं जा रही है। ठीक है बेटा, वेव यूं जा रही है। ठीक, आपसे मुझे इतनी सी बात बताइए रक्षिंदा, पी का पिछला पार्टिकल कौन सा है इस डायग्राम में? पी का पिछला पार्टिकल कौन सा है बेटा? वेव राइट हैंड पे, बिल्कुल सही आपने बताया सर। पी का पिछला पार्टिकल ए है। ठीक, अच्छा बताओ ए पी से ऊपर है या नीचे? नीचे, तो पी नीचे जाएगा, पी नीचे जाएगा। ठीक है, अच्छा रक्षिंदा आप ही बताओ, आर, आर का प्रीसीडिंग पार्टिकल कौन सा है? क्यों ऊपर है नीचे? तो आर कहां जाएगा? सर आर ऊपर जाएगा। आखिरी बात रक्षिंदा, टी का प्रीसीडिंग पार्टिकल कौन सा है? टी 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 का प्रीसीडिंग पार्टिकल कौन सा है? एस ऊपर है नीचे? ये नीचे जाएगा। बताइएगा वी का प्रीसीडिंग पार्टिकल कौन सा है? ऊपर है नीचे? सर ये ऊपर जाएगा। बस ठीक है बेटा, माइक्रोफोन बंद कर लेना। ठीक है, अच्छा आप नोट कीजिएगा, मैंने रक्षिंदा से क्यू के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्यों? ओ भाई ये तो ऊपर है, इसके पास तो और ऊपर जाने का चांस ही नहीं है, तो सवाल पूछना बेवकूफ़ी है। ऊपर जा ही नहीं सकता, उसके पास ऊपर जाने की जगह ही नहीं है, तो सर इस बेचारे ने तो नीचे ही आना है। मैंने एस के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो सबसे नीचे है भाई, वो नीचे जा ही नहीं सकता फर्दर, इसने तो बीच में ही आना है। यू, सर यू ने भी बीच में ही आना है। ठीक है ना? ए, सर ए ने भी बीच में ही आना है। ठीक, तो जो पार्टिकल ऑलरेडी एक्सट्रीम पर है, उनका तो सर सवाल पूछना बनता ही नहीं है। ठीक है जी, इसलिए मैंने सवाल पूछा ही नहीं उनके बारे में।
अब आपसे अगर मैं कहूँ कि जो मैं ब्लू कलर के डॉट बना रहा हूँ ना, इन ब्लू कलर के डॉट्स को आपस में ज्वाइन करा दें। ब्लू कलर के डॉट्स को आपस में ज्वाइन करा दें, ब्लू कलर के डॉट्स को। तो देखिए सारे ब्लू कलर के डॉट्स जो मैंने ग्रीन एरो बनाए उनके एरोज पर आ रहे हैं, तो जरा देखना। तो ये इसका आंसर है कि वेव की ये शक्ल होगी। और इसमें से अगर मैं अब इरेज कर दूं जो मैंने चीज़ें एक्स्ट्रा समझाने के लिए बनाई हैं, तो ये बेटा शक्ल बनेगी। जो मैंने समझाने के लिए शक्लें बनाई थी उन सबको मैंने इरेज कर दिया, वरना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है वो, उसको समझाने के लिए बनाई थी मैंने। तो अब आप देखें ये शक्ल बनेगी। ठीक है जनाब। और इसमें जो मैंने रूल यूज़ किया है वो रूल क्या है? सर हर पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल की मूवमेंट को फॉलो करता है। हर पार्टिकल अपनी प्रीसीडिंग पार्टिकल की मूवमेंट को फॉलो करता है। तो ब्लू वाला इमेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी ब्लैक वाला, ब्लैक वाली वेव क्वेश्चन में दी हुई है, ब्लैक वाली वेव दी हुई है, ब्लू वाली वेव हमसे बनाने के लिए देते हैं। ठीक है। और ये जो मैंने सिखाया है इसको हम लोग बोलते हैं वेव पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। जो अभी बेटा मैंने सिखाया है इसका नाम है वेव पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। स्टेशनरी वेव के लिए कुछ और रूल है, स्टेशनरी वेव के लिए कुछ और रूल है। इट इज वेव पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। मैं अपनी बात रिपीट करूंगा और अहमद मुझे समझाएंगे मैंने क्या बोला है। अहमद गौर से सुनना, अहमद गौर से सुनना। सर हमें ना एक वेव दे देंगे और आपसे कहेंगे कि बताइए इस वेव का पैटर्न, इस वेव की शक्ल कैसी होगी, और वो हमेशा टी अपॉन फोर के बाद पूछेंगे। कभी भी टी अपॉन फोर के अलावा नहीं पूछेंगे भाई, कभी भी टी अपॉन फोर के अलावा नहीं पूछेंगे। टी अपॉन फोर पे ही बच्चे की हालत टाइट हो जाती है। ठीक है जी। तो हमेशा हमको सर एक प्रोग्रेसिव वेव देते हैं और आपसे कहते हैं कि टी अपॉन फोर के बाद बताइए इसकी शेप कैसी होगी। अहमद खाली सवाल बताना, ये क्या सवाल होता है यार? उमर बेटा आप क्लास में हो? हाँ तो बताना यार, क्या क्या ये सवाल क्या है? सिर्फ सवाल समझा दो, सवाल क्या है? हाँ। कोई वेवलेंथ नहीं पूछ रहे, दोबारा सुनो। सर हमें एक वेव दी हुई होती है, हमें उसकी शेप बनाना होती है, और पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, हमेशा टी अपॉन फोर होता है। सर हमें एक वेव दी हुई होती है और हमें टी अपॉन फोर टाइम के बाद उसकी शेप बनानी होती है। जी उमर सवाल बताइए क्या है? हाँ। हाँ शेप बनानी होती है, वेव की शक्ल कैसी होगी और कितने टाइम के बाद? कितने कितने? अबे नहीं, किस टाइम के बाद नहीं होगी, हमेशा टी अपॉन फोर के बाद होती है। हमेशा टी अपॉन फोर। टी अपॉन फोर के अलावा कभी भी कोई और टाइम नहीं देगा। ठीक है। हमें टी अपॉन फोर टाइम के बाद वेव की शक्ल बनाना होती है। और अभी कौन सी वेव पढ़ रहे हैं? प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है। आप इतना अच्छा सवाल समझा नहीं पा रहे हमें। रक्षिंदा हम आपसे बात कर सकते हैं? सवाल दोबारा दोहराऊं मैं? क्वेश्चन है कि ये आता क्या है एग्जाम में, क्या बोल रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ? हाँ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे आप मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई बात। ठीक है बेटा। तो हमें एक वेव दी हुई होती है, हमें नई वेव बनानी होती है, और वो जो नई वेव की शक्ल होती है वो हमेशा टी अपॉन फोर टाइम के बाद बनानी होती है। ठीक है। तो ये उन्होंने एक शक्ल दी हुई थी जो कि हमने आपको बना के दिखा दी। और इस जैसा ये एक सवाल नहीं है, मैं आपको और बहुत सारे सवाल दिखा दूंगा कि इस जैसे आते हैं। ठीक है। अलबत्ता आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे।